Find the sum of 25th terms of AP. Whose nth term? देखो क्वेश्चन पूछा गया है find the sum of 25th term of AP. Whose nth term is nth term क्या है 7 minus 3n 7 minus 3n तो nth टर्म यानी a1 कितना दिया है an कितना दिया है पहले बताओ 7 minus 3n तो a1 कितना हो जाएगा 7 minus 3 into 1 4 a2 क्या हो जाएगा a3 3 into या 3 रखना पड़ेगा a3 के लिए तो इस तरीके से 4 1 minus 2 हो गया सो 4 1 और -2 फॉर्म AP को खुद ही बोल रहा है AP तो ये AP है हमको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है वैसे आप 1 - 4 करो तो कितना आता है -3 -3 आता है चाहे तो आप इससे भी कर लो -2 -1 तब भी -3 ही आएगा अच्छा इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 4 तो D भी पता चल गया फर्स्ट टर्म भी पता चल गई अब आपको S25 चाहिए तो S25 का क्या मतलब है n/2 पहले n लिखो फार्मूला लगाओ और दैट इज 2a plus n-1 b तो 25/2 दैट इज S25 जब यहाँ 25 लिखो तो वैल्यू डालो दिस कम्स एज D कितना है -3 लिखिएगा वंदना तो ब्रैकेट में डाल के लिखिएगा 25/2 8 plus 24 into -3 so 25/2 8 minus 72 8 minus 72 कितना होता है so 25/2 तो कितना हो जाएगा 72 और 8 को सब्ट्रैक्ट करो आधा तो 4 हो गया 64 माइनस का 64 माइनस का 32 25 से मल्टीप्लाई करो 25 टू जा 50 25 3 जा 75 तो कितना हो जाएगा 75 में 5 जोड़ दो दैट इज -800 तो S25 की क्या वैल्यू हो गई -800 अगला सवाल देखें हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी एडेड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी एडेड टू गेट सम 72 और AP क्या दी है AP दी है 17 15 13 17 15 13 इसकी कितनी टर्म्स को जोड़ा जाए कि हमको सम 72 मिल जाए यहाँ पे A देखिए A 17 है D कितना हो जाएगा -2 let n terms of AP must be added let n terms of AP must be added तो अब Sn इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है n/2 2a plus n-1 into b लेकिन उनका सम तो वो खुद ही दे रहा है कि 72 है तो सम की जगह क्या लिखते हैं 72 2 into 17 plus n-1 n का तो पता नहीं d कितना है -2 ब्रैकेट में लिखना है तो 72 into 2 इधर ले लिया 34 प्लस -2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो -2n और -2 का इसमें मल्टीप्लाई करो +2 दिस कम्स एज 36 minus 2n. So that is 36n minus 2n square
और यहाँ पर कितना आ गया 144। तो 144 को अब उधर ले जाओ, सब कुछ इधर ले आओ। 2n² माइनस 36n और प्लस 144, तो वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा n² माइनस 18n और प्लस 72 = 0। 72 को कैसा तोड़ा जाएगी, 18 को कैसा तोड़ा जाएगी 72। कितना होना चाहिए 12 से 18 थे ना, 1 मिनट दैट इज 12 और 6। अच्छा बताया आपने, दैट इज इक्वल्स टू 12 और 6 कर लो। तो फिर क्या होगा बताइए, n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 6 और n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो n माइनस 6 0 है या n माइनस 12 0 है, तो n 6 हो सकता है या n कितना हो सकता है 12। दोनों ही आंसर सही है। ये घटती हुई एपी है, तो धीरे धीरे पहले 0 पहुंचेगी फिर माइनस पे पहुंचेगी। तो कुछ टर्म्स का सम 6 टर्म्स का भी सम हो जाएगा, फिर आगे की जो बाकी की टर्म्स बचेंगी ना 6, उनका मिला के भी 0। तो इस तरीके से द सम ऑफ 6 टर्म्स, समझ में आई बात कि नहीं। जैसे मैं आपसे ऐसे लिखूँ 5 3 1 -1, इन 2 टर्म्स का सम बताओ और इन चारों का बताओ। 7 है, तब भी 8 आए, क्योंकि इन दोनों का मिला के 0 है। 5 + 3 है, सही है। तो इसलिए जो घटती हुई एपी होती है उसमें कुछ टर्म्स का मिला के सम आगे 0 हो जाता है। तो जैसे मैंने इधर लिखा कि 6 का भी हो जाएगा, 12 का भी। अगला सवाल है सर, ये समझ नहीं आया सर, क्या बोला आपने? 5 + 3 2 टर्म का मिल गया 8 हो गया। 5 + 3 हाँ 8 है। सही है। चारों टर्म का मिलता है। हाँ तो फिर ठीक है। तो 2 टर्म्स का भी सम 8 है और 4 टर्म्स का भी 8 है। यही चीज मैं कहना चाहता था कि जो डिक्रीजिंग एपी होती है उसमें हमेशा 2 आंसर आते हैं। चलिए, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 21 टर्म्स। 4th क्वेश्चन देखिए, एन एपी कंसिस्ट ऑफ, के वाला आता है वंदना, ऑफ 21 टर्म्स। 3rd क्वेश्चन आता है ना, द सम ऑफ 3 टर्म्स इन द मिडल इज 129। द सम ऑफ 3 terms in the middle is 129 and of last 3 is 237. Find AP, ऐसा दिया गया। 21 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स are in the middle is 129। चलो देखिए, अगर 21 टर्म्स होती हैं तो कभी भी ये देखो 5 ही टर्म हो, 5 ऑड हमेशा की बात करो, तो मिडिल टर्म अगर है तो अगर 5 टर्म्स है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी बोलो? 5 + 1/2। मिडिल टर्म क्या होगी बोलो? इतनी बात समझ में आई? अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म क्या होगी? ऑड टर्म्स है तो मिडिल टर्म हो जाएगी 6/2। थर्ड होगी कि नहीं? तो थर्ड टर्म, और उससे पिछली वाली कौन सी होगी? जो भी मिडिल आई उसमें से कम कर दो, जो अगली वाली आई तो 3 + 1th टर्म, और ये कौन सी होगी? 3 - 1th टर्म। बोलो ये सही है? अब हमारे पास 21 है, इसी को 21 पे अप्लाई करो तो मिडिल टर्म क्या आएगी? सो इफ 21 टर्म्स आर देयर, अब हम सवाल कर रहे हैं, टर्म्स आर देयर, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? मिडिल टर्म दैट इज 21 + 1/2 यानी n + 1/2। हमेशा क्या चीज आएगी? n + 1/2, दैट इज 21 + 1/2 कितना होता है?
22/2 तो 11th टर्म होगी, सही है। तो वो कह रहा है कि उससे एक पहली वाली बीच की तीन का मतलब एक इधर और एक उधर की ले लो, तभी तो बीच की 3 होती हैं। तो अब 11th के एक इधर की लो एक उधर की लो, तो कहने का मतलब है एक A10 ले लो, एक A11 ले लो और एक A12 ले लो। 11 तो मिडिल मोस्ट है, तो बीच की 3 टर्म्स का सम कितना है बताइए, वहां से देखिए, दैट इज 129। अब इन्हीं को जोड़ो जरा, A + 9D, A + 10D और A प्लस दैट इज 129। तो बोलिए 3A और प्लस 30D कितना हो गया? तो ये मुझे बताइए कि A + 10D कितना हो गया? 129। तो फिर A + 10D कम्स एज 129/3 कितना हुआ? 43, यानी A11 आ गई, मिडिल टर्म ही आ गई। A + 10D होती क्या? A11 आ गई। सर वो मिडिल टर्म 5+1/2 समझ नहीं आ रही। वो कुछ ऐसे नहीं, मैं तुम्हें समझाने के बताया था, अगर 5 टर्म होती तो तुम मिडिल टर्म कैसे निकालते और नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो फिर उसमें अगर इवन है तो n/2 और n/2 + 1 2 मिडिल टर्म होती है, लेकिन ऑड होगी तो n + 1/2। ऐसा स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने 9 में पढ़ रखा है जब हम मीडियन निकाला करते थे। तो वो मिडिल टर्म हमने निकाल के +1/2 करके थर्ड आई कि नहीं, वही चीज़ हमने इस पर लगा। अब आगे का सवाल पढ़िए, एक और भी चीज़ वो कह रहा है, लास्ट की 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं जरा मुझे बताइए। क्या A19 और प्लस A20 और प्लस A21 कितना है? 237, यानी A + 18D और A + 20D। फार्मूला लगा दिया 239 237 और लिख दीजिएगा यूजिंग फार्मूला A + n-1D। इस फार्मूले को यूज करते हुए सारे लगा दिए। तो बोलो 3A प्लस हो गया 18 20 38 और 38 में 19 जोड़ो 57, तो 57D इट इज 237। A + 19D इट इज इक्वल टू 237। अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 7 या 21 और फिर 27, तो 3 9 या 27। अब उसके नीचे ये लिख दीजिए और दोनों को सॉल्व कर लीजिए। A + 10D इट इज इक्वल टू 43। तो 9D कितना हो गया? 9D इज इक्वल टू 36। तो D कितना हो गया? 4D आ गया। अब A निकालो, किसी भी एक में डाल दो। A + 10D इट इज 43। A + 10 × 4 इट इज इक्वल टू 43। तो A + 40 इज इक्वल टू 43। तो A कितना हो गया? अच्छा, अब आपसे वो क्या पूछ रहा है? फाइंड AP। अभी AP पूछ रहा है। तो AP क्या हो जाएगी? A + D A + 2D ऐसे चलेगी। A है कितना? 3 + 4 3 + 2 × 4, तो 3 7 8 + 3 11। अगला सवाल देखिए। नाउ द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is 32। तो 4 consecutive numbers का सम, 4 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है। सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP, वो AP में ही है, is 32, and the ratio of product of first and last term, and the ratio of किसका ratio of product of that is first and last term
प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म इज 7:15। कितना रेशो दिया गया है? सही है। अब देखो आपको क्या पता करना है, फाइंड द एपी, एपी पता करो, फाइंड नंबर्स। अगर हमारे पास 4 नंबर दिए हैं तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, लेट द नंबर्स आर, हमेशा 3 दिए रहेंगे तो क्या लोगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 3 नंबर लेने होंगे तो तुम ऐसे लेना, 4 लेना होगा तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3, क्योंकि इनको सबको जोड़ो सब कट जाएंगे और ये इसमें 2d जोड़ते जाओ आता जाए। अभी बता रहे 4 लेने होंगे तो ऐसे लेना, 3 लेने होंगे तो ऐसे लेना और 5 लेने होंगे तो कैसे लोगे, a प्लस 2। ये 3 नंबर्स हैं इन एपी और ये कितने हैं, 4 नंबर्स और ये क्या है। अभी तुम्हें इसका मतलब पता चलेगा, यहाँ पे देखो हमें 4 नंबर लेने तो मैं क्या ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ। तो लेट 4 नंबर्स आर, द नंबर्स आर क्या क्या है बताओ, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब इसमें यहाँ तुम्हारी अगर 2d जोड़ती चली जाए तो क्या आएगा बता, 2d जोड़ो, इसमें 2d जोड़ो, a माइनस डी प्लस 2d, a प्लस डी आ जाएगा और a प्लस डी में 2d जोड़ो, देखो 2d जोड़ने से आ जाएगा ये, इसमें तुम 2d जोड़ो यही आएगा। तो 2d इसका कॉमन डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है बताओ कि सबका सम कितना है, 32। जोड़ते ही a की वैल्यू आ जाएगी। हमने ऐसे ट्रिक लगाई कि सब कट जाएंगे, ये अपने आप आ जाएगा। जोड़ो जरा, जोड़ो तो ऐड करो सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, a माइनस 3d और a माइनस डी और प्लस a प्लस डी और a प्लस 3d, चारों नंबर का सम कितना है। तो बोलो ये इससे कटा और ये इससे कटा, तो जब इसमें सम दिया रहा है तो ऐसे लेना, देखो 3 जोड़ते तुम्हारा dd सब कट जाएगा और 5 दिए रहे तो भी यही लेना, सब कट जाएगा। समझ आ गई बात। तो बोलो यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई। क्या तुमको ये बात मालूम है कि मिडिल 2 टर्म्स के सम का रेशो, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम का रेशो और मिडिल वाले टर्म्स के सम के रेशो में कितने का वैल्यू आ रही है, व्हाट इज द रेशो। सो कह रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट करो जरा, सो दैट इज a1 प्लस a4 और बीच की 2 टर्म कौन सी होती हैं, इनका सम कितना दिया है, बोलो यही दिया, पढ़ लो। प्रोडक्ट दे रहा होगी, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, तो बोलो सही है। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और लास्ट करो जरा यहाँ से, a माइनस 3d और a प्लस 3d और नीचे क्या करेंगे बोलो, a माइनस डी और a प्लस डी, दैट कम्स एज 7/15। a आपको पता ही है, तो 8 माइनस 3d और 8 प्लस 3d और 8 माइनस डी और 8 प्लस डी, इट इज 7/15। अब a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाओ तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस 9b स्क्वायर और 8 स्क्वायर माइनस, इट इज 7/15। सही है। 15 का इसमें मल्टीप्लाई करो और 7 का इसमें मल्टीप्लाई करो, टेक क्यों लगा के बैठो। अब देखो 15 का मल्टीप्लाई करो, दैट इज 64 माइनस 9d स्क्वायर, आधा 4 पे आधी कैपेसिटी से काम करता है। ये सब तो तुम लोग जानकार हो, यूट्यूब में पढ़ा होगा, इसका तो जानती ही होगी इतना। सही है, इतनी बात हो गई कि नहीं। देखो 7 का इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये ऊपर ले गई, ये इधर ले गई। सही है, ये चीज इधर आ गई, ये उधर चली गई। ओके, अब देखो 15 से मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आएगा करके बताइए। तो 135d स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई होगा
-7d²। यहाँ तक 960 और ये 7 4 जा 28 42 तो 442 प्लस 2 44। अब सारे d एक तरफ ले जाओ 135d² और -7d², ये इधर गया तो 960 में से कितना घटेगा 448, सही। माइनस करो, यहाँ पर भी करो, कितना आएगा 5 माइनस करिए 128 128d², वहाँ भी पता करो 512। तो इससे d² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 512/128। 4 से कट करो, 4 1 is 4, फिर बचेगा 11, 4 2 जा 8, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, 4 से इसको भी करो तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और अभी 4 से कटो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। अब 8 से ही कट कर दो तो कितना आ गया d² अगर 4 है तो d की वैल्यू ±2 हुई, सही है। अगर d ±2 है तो अब हमारी 2 AP बनी, आपको प्लस भी लेना पड़ेगा, a तो फिक्स आ गया, d में गड़बड़ी आई, तो टेकिंग +2 एंड टेकिंग -2। नाउ जी, अब एक बार a को 8 लो और d को +2 लो, एक बार a को 8 लो और d को -2 लो, तो बताइए a -3d, यही 4 हैं, ये कितना आएगा a - d कितना आएगा, a + d कितना आएगा और a + 2d कितना आएगा, ये सबकी वैल्यू निकालो। तो दैट इज 8 - 3 × 2, तो 8 - 6 जो कि 2 है और 8 - 2 जो कि 6 है, 8 + 2 जो कि 10 है, 8 + 2 × 2, तो 8 + 4 जो कि 12 है। तो AP क्या बन गई कनिष्का, बहुत सोच सोच के बताती, बोलो AP क्या हुई स्नेहा, आप बताइए। 2 6 10 ठीक है, दैट इज 2 6 10 12। स्नेहा भी क्यों नहीं बताया, ये मुझे आश्चर्य हुआ आज इस बात का आश्चर्य। संजय सम कितना आ रहा है? हाँ, सम सम 22 + 2 कितना आएगा 24 और 6 30 आ रहा है। तो अभी मैं जोड़ता हूँ, ये 3D होना चाहिए मिसप्रिंट, 3D से क्या हो जाएगा बोलो 14। तभी मैं कहूँ ये कनिष्का बोल क्यों नहीं रही, तो कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, छोटी छोटी चीज कितना वो लेते हैं और संकोच से बता नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखो a - 3d, स्नेहा तभी तुम नहीं बोले, तो मैं तो समझ ही नहीं पाया कि तुम इतनी तेज हो। अब देखो 8 - 3 × -2, so 8 + 6 14, that is 8 - -2 और a + d, तो a + -2 और a + 3d, तो a + 3 × -2 तो -2। स्नेहा बताइए AP क्या बनी, सही है, सबको जोड़ दो, वही चीज आनी चाहिए। 14 10 6 और यहाँ क्या बनी, इस बार लेकिन बहुत थी गलत है जब देखो, इसका उल्टा करके बोले, सही है। अब क्या करना है देखो, अब तो मैं वही बताऊंगा सर कर, सब तो तुम्हारे क्वेश्चन तो हो गया, तुम्हें जाना हो तो बारिश हो गई क्या, हाँ बोलो, ये
ये कह रहा है कि पहले और चौथे टर्म का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट करो रेशो, किसका किसका रेशो बोलो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू मिडिल टर्म्स, टू मिडिल। तो बोलो फर्स्ट टर्म कौन सी थी, a माइनस 3d, लास्ट टर्म कौन सी थी, a प्लस 3d, टू मिडिल टर्म्स कौन सी थी, a माइनस d प्लस 2। अब ये मुझे बताइए a कितना आ चुका है, 8, तो 8 रख दिया और बोलो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ गई। फिर तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सही। एक और क्वेश्चन ये बंदना पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है स्पाइरल वाला, बता देंगे स्पाइरल वाला वो 2D वाला देखो क्वेश्चन है बुक का 18th क्वेश्चन कि अगर पहले a को सेंटर माना, a को सेंटर माना, फिर b को सेंटर माना, b को सेंटर माना तो अब ये रेडियस लिए, जब ये रेडियस लोगे तो फिर बिल्कुल इतना ही बनेगा, जितना इधर उतना इधर। अब a को सेंटर मानो और फिर इसको बढ़ाओ, तो जितना तुम लोगे a के इधर उतना ही किधर जाएगा, जितना इधर उतना इधर, सही है। और फिर इसके बाद b को सेंटर मानो। मेरा कहने का मतलब है इस ऊपर वाले सर्कल के लिए रेडियस कितना है, यहाँ से करो 0.5 सेंटीमीटर, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसे फर्स्ट सर्कल का रेडियस कहा जाए। बोलो सेकंड सर्कल का रेडियस क्या है, इस वाले का रेडियस बताओ, फिर ये 1 हो गया भाई। जब 0.5 और ये पूरा ही यहाँ b पे रख के चलाओगे तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए ये 1 सेंटीमीटर। अब ये थर्ड सर्कल का देखो, थर्ड सर्कल के लिए ये है थर्ड सर्कल, पहला दूसरा ये है थर्ड का। देखो तो थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड में तुम्हारा ये पूरा रेडियस है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी 1.5। सो सब्सीक्वेंट रेडियस है, सब्सीक्वेंट रेडियस या रेडियस ऑफ सर्कल that is 0.5, 1 और 1.5 ऐसे सेंटीमीटर है। लेकिन हम रेडियस से क्या पता कर सकते हैं, सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो सब्सीक्वेंट लेंथ क्या होता है, बोलो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इट इज इक्वल टू पाई आर। तो सभी में राशि पाई का मल्टीप्लाई करके लिखोगी, सब्सीक्वेंट लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो आप क्या लिखेंगे 0.5 पाई। अब ऊपर ऊपर चले रहे ये और ये, तो 1 पाई 1.5 पाई और ऐसे चलता चला जाएगा। ऐसे 13 सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं। तो आप मुझे यहाँ बता दीजिए a की क्या वैल्यू है और d की क्या वैल्यू है। a की वैल्यू 0.5 पाई और d भी बताओ, d 1 पाई और माइनस 0.5 पाई। तो क्या इससे भी 0.5 पाई आ जाएगा। अगर तुम पाई कॉमन ले लो तो बोलो अंदर कितना आएगा 1 माइनस 0.5, तो 0.5 पाई आ जाएगा। हमको ऐसे 13 सेमी सर्कल की टोटल लेंथ निकालनी है, तो कैसे किया जाए। नाउ ठीक है, ये फैन बंद करना पड़ेगा, लाइट नहीं आ रही है तो कौन सा हम कर देंगे। ठीक है नहीं ये
इन्वर्टर ज़्यादा नहीं चलेगा, इसकी बैटरी बदलवानी है, इसीलिए कर दिया। इन्वर्टर है क्या? हाँ अगले बदलवाएंगे अभी। सुबह जल्दी बोल गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चलो अब देखो, तो जब ये चीज हो गया तो टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स, so S13 is 13/2 into A कितना है 0.5 और that is 13 minus 1 into D, so 13/2 डी तो दे रखा है ना? D भी दे रखा है 12 0.55 D निकाला है ना अभी, तो ये बताओ 2 into 0.5 क्या होता है 1 पाई, 1 पाई और 12 into 0.5 पाई, 6 pi तो ये कितना हो गया 5 पाई कॉमन 7 पाई। 7 pi पाई की वैल्यू डाल दीजिए, 22 into 7 upon 7 तो 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया, 11 3 या 33 143 सेंटीमीटर। ये लो, हो गई बात। आगे का बारिश धीमी होते निकल जाना जब तक बैठे। अब देखिए ठीक है, सर्कल्स पर आइए। नाउ तुम लोगों के एयरफोर्स में सर्कल हो चुका है क्या? नो सर, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की। सर्कल्स की थ्योरम 10.2 देखो। थ्योरम 10.2 क्या कहती है? तुम्हारे यहाँ स्नेहा विष्णु शुरू हुआ है क्या? ठीक है, तो फिर ये शुरू होने वाला होगा। कहने का मतलब है कि एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, तो आपको ये प्रूव करना है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, देन दीज आर इक्वल इन लेंथ। ये एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किए जाए तो क्या है? इक्वल इन लेंथ। पढ़ो जरा, बुक में वही पेज निकाला? ठीक है। So the length of tangents drawn from external points to a circle are equal. The length of tangents drawn from external point to circle are equal in length. मच्छर है मच्छर। चलो, length of tangents drawn from exterior point to circle are equal in length. तो इसके लिए हम यहाँ पर इससे भी मिला देते हैं और इससे भी मिला देते हैं। तीन काम किए। देखो, हमको दिया गया है कि PQ और PR गिवन क्या है? जो गिवन है वो बोल्ड है। PQ and PR are tangents at point of contact Q and R. To prove, तनिष्का प्रूव क्या कर रहा है? PQ is equals to PR, ये सही है। अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ना देखिए, जॉइन प्रूफ देखिए, जॉइन QO RO एंड BO। अब ये हमारे पास अंकुर राज
दो ट्रायंगल हैं, आप मुझे इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराइए। इन ट्रायंगल PQO ट्रायंगल PRO, OP equal to OP common, OP is equals to OP common, OQ equal to OR radius, OQ radii of center. is radii equals to OR, that is radii of angle equal same circle, same circle। आगे बोलो। angle QOP equal to angle POR, इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा होता है, फिर से बोलो। अच्छा सॉरी, angle PQO equal to angle PR, एंगल PQO it is equals to angle PRO, that is theorem 10.1, that is radius to tangent at point of contact। सही है, ये थ्योरम 10.1 तो पिछली बार पढ़ी थी ना तुमने। that is radius to tangent at point of कांटेक्ट। यहाँ तक की बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, दैट इज एक हो गई, ये हाइपोटेनियस है, तो देखो RHS। फिर से देखो, राइट एंगल को कहेंगे R, हाइपोटेनियस को कहेंगे H और एक साइड। तो RHS कौन सी लगी? कौन सी लगी? ये राइट एंगल हो गया, तो ईच 90, ये कौन सा लिखा है? ईच 90 डिग्री। ये हो गया राइट एंगल। OQOR क्या हो गया? साइड। और OPOP क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो RHS, so भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज हो गई? राशि समझ में आया कि एक बार फिर से बताएं? ठीक है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRO। अब इसकी CPCT लगाएं। बाई CPCT ऑफ, तो बाई CPCT। CPCT का मतलब होता क्या है? अगर मान लो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये मैंने आपको बता दिया कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसके बीच 60 डिग्री है। तो बोलो इतना तो पहले मुझे बताओ कि कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं। क्या ये ट्रायंगल इसके ठीक ऊपर रख दोगे तो क्या ठीक ठीक बैठ जाएगा? और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो किस क्राइटेरिया से? ऐसे ऐसे इन्होंने कहा बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इन्होंने कहा है कि ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये 5.7 सेंटीमीटर का, ये तुम बता सकते हो कितना हो कि नहीं बता सकते? अगर बता सकते हो तो आप कहोगे कि चूंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो आप क्या लिखेंगे? एस करस्पॉन्डिंग, क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो तुमने कॉन्ग्रुएंसी तो शुरू कर ली, तो CPCT, इसे क्या बोलेंगे? CPCT। सो इस वजह से EF, ABC और DEF है, तो आप कहोगे इसका EF और इसका BC, तो दैट इज BC इज इक्वल्स टू EF इज इक्वल्स टू 5.7। बोलो बात समझ आई? फिर लिख देना CPCT, ये लिखना चाहिए। अब ये मुझे बताओ, अगर ये दोनों ही बिल्कुल आपने कह दिया कि ओवरलैप कर सकते हैं, तो क्या CPCT से ये इसके इक्वल हो सकता है? शायद आप मोड़ के देख लो, बिल्कुल इसी पे गिरेगा ये। तो इसलिए बाई CPCT जो PQ है वो किसके इक्वल है? सही है, PQ इज इक्वल टू PR। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, और दो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है? इनका सेंटर एक है। दो सर्कल है C1 एंड C2। दिस इज C1 सर्कल, दिस इज C2 सर्कल, और इनका सेंटर वो है। इनकी एक कॉर्ड है, जिस कॉर्ड का क्या नाम है? आउटर के लिए तो वो कॉर्ड है, लेकिन इनर के लिए क्या है?
इनर के लिए वो टेंजेंट है, सही है। गिवन क्या क्या बताओ? दैट सर इज वो आउटर सर्कल में सेकंड भी तो सकता है ना। कंसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2। बोलो। आउटर सर्कल के लिए तो वो सेकंड हो सकता है ना। आउटर सर्कल की एक कॉर्ड है, ये अच्छी बात आपने कही कि जो सीकेंड है उसकी लेंथ नहीं होती, कॉर्ड की लेंथ होती है। ये चीज़ आपने अच्छी बताई, बड़ी बात है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको क्या पता करना है? इट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये प्रूव करना है कि AB इज टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू C1। ये किसको है? और AB इज कॉर्ड ऑफ C2, कॉर्ड ऑफ C2। इतनी बात समझ आई? तो मुझे बताओ AP क्या BP के इक्वल है? टू प्रूव, ये प्रूव करना है, इक्वल नहीं है। AB इज इक्वल्स टू BP, ठीक है, ये प्रूव करना है। यदि एक हम ऐसे कॉर्ड ड्रॉ कर लें कंसेंट्रिक सर्कल पर, तो जहां पर टच होती है वहां पर बाइसेक्ट होती, प्रूव करना है। अब देखिए, चलो नाउ ज्वाइन OP। अगर मैं रेडियस ड्रॉ कर दूं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो लिखो, अब प्रूफ देखो, ज्वाइन OP। नाउ OP इज परपेंडिकुलर टू AB। राशि ऐसा क्यों होगा? सही है, दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही लिखना होगा। और क्या आपने राशि 9th में ऐसा पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो इनको हाफ ऑफ करेगी। अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पढ़ा तो आप इसे मिला लो और जरा देखो कि क्या RH और S, RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या ये तुरंत दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? RHS और फिर CPCT से जैसा कि अंकुराज लगाया करते हैं तो CPCT इसके इक्वल हो जाएंगे, है ना? चलो नाउ वी नो, सब स्टेट करना पड़ेगा कि वी नो। बस ऐसे ये लिख देना कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। दैट परपेंडिकुलर drawn from center to chord bisects the chord। ये बात हो गई। तो इस वजह से अगर ये परपेंडिकुलर तो हो ही गया है, इसलिए AP इज इक्वल टू BP। 3 नंबर का क्वेश्चन बस। एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 में कहा गया है कि देखिए TP और TQ किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट्स हैं। दिस इज TP और PQ से कॉर्ड भी ड्रॉ कर ली गई है। P को सेंटर से लिखना है। तो टू प्रूव, जो फिगर में वही दिया है, टू प्रूव PTQ इज 2 टाइम्स, इसको किसके इक्वल बताना है? PTQ इज 2 टाइम्स OPQ। ये प्रूव कर। अब देखो, ये मुझे बताओ
कि क्या टीपी टीक्यू के इक्वल है राशि, अगर है तो क्यों है? सही है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, कितने में क्या लिखोगे? पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सर वो नहीं लिखना कि आर इक्वल और लिखना काफी है। अब यहाँ इक्वल दिखा दिया, वहाँ लिख दिया तो। और अगर दो चीज इक्वल हों तो क्या उनके ये एंगल इक्वल है? इस चीज को लिखो, टीपी के सामने का कौन सा एंगल है? टीक्यूपी, टीक्यूपी। और टीक्यू के सामने का कौन सा है? टीपी, टीपीक्यू। दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों को ही तुम x मान लो, इसको भी x मान लो और इसको भी, ऐसा लेट कर लो। सही है। अब मुझे बताओ कि एंगल PTQ और प्लस x ये क्या होगा? PTQ और प्लस x, ऐसा क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। सही है। तो मुझे बताइए कि PTQ प्लस 2x क्या हुआ? 180 डिग्री। तो बताइए PTQ तो क्या 180 माइनस 2x लिख सकते हैं? PTQ मैंने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ तक की बात हो गई। ये मुझे बताओ कि P that is OPQ, ये मुझे बताओ कि TPO कितना है? TPO कितना? TPO ये बता। 90 डिग्री। इट इज 90 डिग्री। ऐसा किस वजह से है? दैट इज थ्योरम 10.1 लिख सकते हो, रेडियस टू टेंजेंट पॉइंट ऑफ सकते हो। क्या ये एंगल x प्लस OPQ है? x प्लस OPQ देख लो कौन कौन सा एंगल, ये दो एंगल का सम है, एक x और एक क्या है? OPQ। सही है। अच्छा ये 90 डिग्री हो गया, तो मुझे बताइए कि OPQ कितना हुआ? 90 डिग्री माइनस x। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो आप यहाँ पर 90 डिग्री माइनस x है, इस इक्वेशन में प्लेस कर दो। इस इक्वेशन में आपने कहाँ तक बना दिया? बोलो। PTQ को क्या लिख दिया? तो 90 माइनस x की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? तो ऐसा मैं इक्वेशन 1 में डाल दूं, पुट इन इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा बताओ? PTQ is 2 times OPQ। सही है। अगर ऐसा ना करना चाहे तो यहाँ 180 पे छोड़ दें और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 180 पे छोड़ दें, तब भी कंपेयर कर दोगे। ये 180 तक छोड़ दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, कर दो 2 things which are equal to same thing are equal to 100। वो भी दो सकते। बात तुम समझ में आ गई कि कैसे बता दो? एक बार 180 पे यहाँ छोड़ दो और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो, वहाँ भी 180। और जैसे ही तुम इक्वेट करोगे 2x कट जाएगा, अपने आप आंसर आएगा। है कि नहीं? चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री होगा स्नेहा कुमारी, तो क्या आप मुझे बता देंगे कि ये कितने डिग्री होगा? कि नहीं बताया जा सकता, इसके कोई डिटेल नहीं बता सकते कितना हो। लगता है इन्होंने ये थ्योरम लगा दिया, ये इंटेलिजेंट माने गए, देख के लगा देते हैं। ये चीटिंग है। अब ये देखो सही है कि नहीं? ये 30 तो ये 60 यहीं लिखा था बगल में। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 3
कहा जा रहा है कि TP और TQ आर टू टेंजेंट्स। ये जो दो सवाल बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा बार बोर्ड में पूछे गए, इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट। अगर सिर्फ दो पढ़ के जाना तो यही दो पढ़ के जाना है, फांसी जाती, यही दो सबसे इम्पोर्टेंट। इसको मिला दिया और फिर इसको देखो, दोनों में एक ही डायग्राम है, इतना ही है। तो कहा गया है कि PQ कितना है, PQ इज 8 सेंटीमीटर। और बोलो PO कितना है, 5 सेंटीमीटर। PQ और PO दिया, सही है। अब चेक करो, आपको पता करना है TP, पता क्या करना है, टू फाइंड TP। तो इसके लिए आदित्य आप PO को ज्वाइन करो और PO को ज्वाइन करो, दो काम करो, इसको किसको ज्वाइन करो, तो प्रूफ देखो, फाइंड करने के लिए सोल्यूशन देखिए, ज्वाइन TO एंड QO। बोलो बात सही है। अब मुझे ये बताओ, ये दो तो 90 डिग्री हैं, हाँ? क्योंकि परपेंडिकुलर रेडियस टू टेंजेंट, ये भी क्या रेडियस टू टेंजेंट। सिर्फ ये मुझे बताइए कि TPO और TQO, ये जो दो बड़े ट्रायंगल है, पूरा और ये पूरा, ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल TPO is congruent to triangle TQO। अभी अभी किया है, थ्योरम 10.2 में यही काम किया है। तो ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? अगर एंगल इक्वल होंगे तो क्यों इक्वल होंगे इनको राज? ये तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये क्यों इसके इक्वल? सर वो CPCT सही है। तो बाई CPCT एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO। PTO QTO के इक्वल है। अब इन छोटे ट्रायंगल पे आ जाओ, छोटे वाले, ये छोटा और ये छोटा। क्या तुम मुझे बताओगे कि ये दोनों छोटे वाले क्यों कॉन्ग्रुएंट है? मैं तुम्हें थोड़ा बता दूं कि ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं और थ्योरम 10.2 के हिसाब से पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इक्वल होते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए जो छोटे ट्रायंगल्स हैं ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? इसको हम TO बोलेंगे ना, इसको R बोलते हैं। हाँ, सही। तो ट्रायंगल PTR और QTR बोलो क्यों कॉन्ग्रुएंट? CPCT लगा चुके हैं। तो ट्रायंगल PTR इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QTR बाई SAS। यहाँ तक समझ में आ गई? बोलो राशि, इतना तुमको समझ में आया? भाई ये दोनों तो एंगल, ये दोनों साइड इक्वल है, दो एंगल CPCT से ये कॉमन। अगर इतना हो चुका है तो आप मुझे बताइए अंकुर राज, PR और QR क्यों अब इक्वल हैं? CPCT से लगा देंगे। बोलो किसकी CPCT, फर्स्ट की कि सेकंड की? सेकंड। दैट इज PR इज इक्वल टू QR। और ये भी मुझे बताइए कि PRT और QRT क्यों इक्वल? बिकॉज TR दोनों के सेम है। PRT इज इक्वल टू QRT। क्या ये भी CPCT से होगा? और बोलो ये दोनों एंगल, ये और ये एंगल का लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है? तो लिखिए इस चीज को, बट PRT और प्लस QRT इट इज 180 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर है। तो अब दोनों की जगह PRT ही लिख दो। क्यों PRT लिख दो? जब दोनों सेम ही है, ये दोनों CPCT से सेम है, तो मैं वही दो बार लिख दूं। अच्छा, दो बार लिखने से क्या हो जाएगा बताइए? राइटिंग सेम एंगल ट्वाइस तो क्या हो जाएगा?
चलिए, सो 2 टाइम्स ऑफ PRT क्या होगा? इट इज 180 डिग्री, तो PRT क्या होगा? 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 हो गया क्या? अब ये एक एंगल 90 हो चुका है, और अभी तक ये भी पता चल चुका है कि ये इसके इक्वल, यहाँ पे किया जाए रेसिप्रोसिटी। चलो अब मुझे बताओ कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, मैं ऐसा ही ले ले रहा हूँ, यही ट्रायंगल है ना, पूरा सर्कल क्या बना है? ये चीज है P, ये चीज है R, ये T है और ये O है। ये 90 मैंने अभी अभी प्रूव किया है, और ये राजसी ने 10.1 थ्योरम से 90 बताया है, क्योंकि राजसी कहती है रेडियस टू परपेंडिकुलर 90 होता है। अच्छा अब मुझे बताओ कि इसको लिख लो, ये PR कितना है? अंकुराज PR कितना? अच्छा हमको ये पता था PQ 8 है, लेकिन PR नहीं पता चल रहा। 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो उसका हाफ है। तो दिस इज 4, ये कितना है और ये कितना है? तो अब मुझे बताइए कि इस पाइथागोरस थ्योरम से आरो कितना हो जाएगा? 9 That is RO square, it is PO square by Pythagoras, and 4 square, that is 5 square. So RO square कितना हुआ? RO is equals to 3 हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे बताएं कि ORT, ट्रायंगल ORT, देख लो ये कॉमन एंगल है, कॉमन 90, अब इस वाले में लो ORP, तो क्या सिमिलर होंगे? चेक करो, OPT क्या लिखोगे? OPT। ऐसा क्यों होगा? बाई डबल A, सिमिलरिटी करके बता देते हैं। O के इक्वल है, दोनों में O कॉमन है क्या? और बोलो OPT कितना है? OPT कितना और ORP कितना है? Each 90 proved above। देखो एक को यहाँ 90 प्रूव किया है, तो पहले 10.1 लिखी थी। Each 90 बोलो, बात समझ में आ गई? कितनी बात तुमको समझ आ गई? अब मुझे बताओ कि OP बाई OR, जरा अब ये देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? OP बाई OR, इट इज इक्वल्स टू PT बाई, यहाँ से PT लो तो यहाँ क्या लोगे? RP। ऐसा क्यों लिखा? दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो बताओ OP कितना है? 5, OR कितना है? 3, PT कितना है? नहीं मालूम, PT निकालना है, और RP क्या है? 4 को ऊपर ले लो, तो PT कितना आ गया? 20/3 is equals to PT. So PT is 20/3 सेंटीमीटर। चूंकि इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी भी लगी है, सिमिलरिटी भी लगी है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगी, इसलिए 4 नंबर का सवाल है और सबका फेवरेट है, ये बहुत आता सही है। अब देखें एक्सरसाइज 10.2 का पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज, एक्सटर्नल पॉइंट है Q लिया है,
और उस पॉइंट Q से एक टेंजेंट बनाई और कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, इसे आप P ले लें, दिया नहीं गया, इट इज 24 सेंटीमीटर। और ये भी बताया गया है Q से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। कह रहा है रेडियस बताओ, फाइंड रेडियस। दो चीज दिया, फाइंड रेडियस के लिए आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर दे पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगी, ज्वाइन PO, सही है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करें, ज्वाइन PO और फिर लिख लें कि OP इज परपेंडिकुलर टू QP थ्योरम 10.1। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें, दैट इज PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज QO स्क्वायर, दिस इज 24 स्क्वायर, OP तो निकालना ही है, तो OP स्क्वायर इज 625 माइनस 576, तो OP की वैल्यू √49 जो कि 7 आ जाएगी। वैसे प्लस माइनस दो साइन होते हैं, तो यहाँ पर लिख देना रिजेक्टिंग निगेटिव साइन, क्योंकि दो वैल्यू आएंगी जब भी स्क्वायर रूट लोगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, TP and TQ are two tangents to circle with O। तो अगर इस सर्कल पर दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि इनर एंगल इज 110 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा PTQ, जब ये O है। तो लिखो कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल O ये 360 होगा, और ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से होगा। फर्दर एंगल P और एंगल Q क्या होंगे, ये दोनों ही 90 डिग्री होंगे, और ऐसा थ्योरम 10.1 से होगा। यही वैल्यू इसमें प्लेस करो P और Q की जरा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, T नहीं पता लेकिन O पता है, दैट इज 360 डिग्री। तो 90 प्लस 110 तो 200 हो गया, 290 हो गया, 290 वहाँ ले, तो T कितना हो जाएगा 360 माइनस 290, तो T की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, B इज करेक्ट, B इज। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, P एंड O आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 है, ये 110 है, तो ये अभी कितना आया, क्योंकि 180 तो यही दोनों मिलकर खा जाएंगे, 90 तो यही होगा, तो इन दोनों को 180 तो मिला। इसका मतलब है द इंक्लिनेशन बिटवीन रेडियस एंड इंक्लिनेशन बिटवीन टेंजेंट्स आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों क्या हुए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री होता है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट PA and PB from a point P to circle are inclined to each other। अब टेंजेंट का इंक्लिनेशन दे रहा, उल्टा सवाल दे रहा, पहले रेडियस का इंक्लिनेशन दे रहा था, तीसरे सवाल में अब किसका इंक्लिनेशन दे रहा, इस बार टेंजेंट का दे रहा। Now देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, PA PB किसी सर्कल में एक ये PA है और एक PB है।
तो पी ए पी बी और वो 80 डिग्री है। आपसे पूछा गया है पी ओ ए बताओ ये कितना। अच्छा तो ऐसा लिख देना, इसको भी ज्वाइन कर दो। पी ओ ए पूछा है, एंगल पी इज 80 डिग्री, फाइंड एंगल पी ओ ए। तो ये लिखो कि ट्रायंगल PAO is congruent to triangle PBO। ऐसा किस कॉन्ग्रुएंसी से होगा? और CPCT से क्या होगा बताओ भाई? CPCT APO कितना हो जाएगा? इस BPO तो ईच 40-40 हो जाएगा जब दोनों इक्वल हो गए। तो ईच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। और ये 90 किस वजह से होगा? OA इज परपेंडिकुलर टू AP। ऐसा थ्योरम 10.1 से होगा। ये 90 हो गया, कितना कितना हो गया? 40। तो ये कितना हो गया? ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ? ये क्या है? डबल हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। बाद में कुछ डिवाइड होगा, बाइसेक्ट हो रहा है। हाँ वो तो कर सकते ये इसका भी बाइसेक्टर, इसका भी। ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। हैं। हाँ मतलब कि वैसे पहले ये 80 है, ये 100 है। 50 डिग्री 100 निकाल के 100 निकाल के आधा कर दो। 2 से डिवाइड करते हैं, वो भी सही है। वो भी सही है। तो लिख लो, ये तो परपेंडिकुलर है ही है। एक तो वो मेथड है, तुम ये नहीं लगाना चाहते दूसरा भी कर सकते हैं। देखो एंगल P प्लस एंगल O इट इज 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों ये 80 है, तो ये कितना हुआ बताओ? अभी तुम्हें पीछे सवाल में कराया था, उसका सप्लीमेंट्री था कि नहीं? और ये 100 हो गया। तो बोलो CPCT से क्या APO और BPO इक्वल होंगे? फिर CPCT से अब AOP करो। क्या लिखो? AOP किसके इक्वल है? BOP। इतना तुम समझ में आ गया? स्नेहा बिश्नोई ये 80 है तो ये 100 हुआ। उससे भी हो सकता है। 40 कर लिया, फिर 40 और ये 50। ये लोग कह रहे नहीं वो नहीं करेंगे, उससे करें। बहुत से तरीके सप्लीमेंट्री कर दिया। तो ये समझ में आ गया ना, ये इक्वल हो गए। और ये सप्लीमेंट्री है तो P कितना है बोलो? 80। ये लोग एयर फोर्स स्कूल के ना, तो इनका जरा अपर हैंड है, दैट इज 100 तो सही। तो अब ये 100 है और ये दोनों इक्वल है, तो बोलो AOP कितना हो जाएगा? 50 हो गया। जब दोनों ही इक्वल हमने कह दिया और पूरा 100 है तो आप लिख सकते हैं AOP is equals to 50 डिग्री। अपने हिसाब से कर लेना, बहुत मेथड है। ये तो बिल्कुल आसान है, थ्योरम पे ही चल रहा है। कुछ लोग कॉन्ग्रुएंसी से करते हैं। 4 तो देखो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn at the ends of diameter। तो अगर हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया तो AB और CD इसके टेंजेंट्स हैं। आपको प्रूव करना है, जबकि PQ एक डायमीटर है, ये वो सेंटर। तो गिवन में क्या है कि PQ is diameter, AB is tangent passing through B, CD is tangent passing through Q। to prove क्या करना है कनिष्का? कनिष्का प्रूफ बताइए क्या करना है? बता दीजिए प्रूफ करने। हाँ बोलो। AB is parallel to CD। प्रूफ देखिए, ये मुझे बताओ ये 90 क्यों? क्यों OP भी 90 है? थ्योरम 10.1। इट इज थ्योरम OQD is equals to 90 10.1। ये मुझे बताओ OQC क्यों 90? थ्योरम 10.1 तो है दैट इज थ्योरम 10. ये भी 90, ये भी 90, Alternate but these are angles. alternate interior angles. so it is parallel to But these are alternate इंटीरियर एंगल। और इस वजह से ये भी किसके पैरेलल हो गया? अगला सवाल देखिए।
ना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाँ? बंद कर। Serial one. आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 5, prove that the perpendicular at the point of contact to tangents passes through the, ऐसा उल्टा काम करवा रहा है। पहले हमने कहा था कि एक अगर सर्कल में टेंजेंट जा रहा है तो रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस परपेंडिकुलर ज्वाइन कर देते थे हम लोग। क्या करते थे? रेडियस को क्या करते थे? ज्वाइन कर देते थे और कहते थे अगर वहां से सेंटर से रेडियस डाला जाए तो परपेंडिकुलर। ऐसा 10.1 में किया था। अब कह रहा है ऐसा नहीं करो, ये कह रहा है कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर उठाओ। उल्टा काम करवा रहा है। पहले हम रेडियस गिराते थे और अब वो क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर रेस करो। उल्टा काम करा रहा है कि नहीं? और ये कह रहा है ये करो कि ये जो परपेंडिकुलर उठेगा वो सेंटर से जाएगा। किससे जाएगा? Center से। आप कहोगे ये नहीं जाएगा सेंटर से, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इसे ए भी ले लो और बीच में बी ले लो और ये कह दो कि नहीं ये नहीं जाएगा, ओ से नहीं जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या है? PM इज परपेंडिकुलर रेस। देखो क्वेश्चन में रेस लिखा है, परपेंडिकुलर रेस्ड ऑन AB टेंजेंट। और आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव PM passes through, किससे पास करेगा? O से पास करेगा। तो इसका प्रूफ देखो, लेट PM does not pass through O। हमने कहा कि नहीं ये नहीं पास करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर क्या हम रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो क्या वो परपेंडिकुलर होगा? अच्छा ये क्वेश्चन तो दिया परपेंडिकुलर रेस, तो आप ज्वाइन करो, ज्वाइन OP। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो OP स्नेहा बिश्नोई क्यों AB के परपेंडिकुलर होगा? थ्योरम 10.1। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि OPB 90 डिग्री होगा। और ये मुझे बताओ MPB क्यों 90? ये तो 90 आपने बता दिया, ठीक है ये 90 होगा क्योंकि थ्योरम 10.1, लेकिन MPB क्यों 90? बोलो। करेक्ट, इन्होंने बोल दिया सर वो गिवन। आप जाके देखो, ये हर चीज बहुत अच्छे से बताते हैं। बोला आप देखो वहाँ गिवन है ना। MPB क्यों 90 है? क्योंकि कह रहा है कि PM परपेंडिकुलर रेस्ड है। लिखा है कि नहीं? तो देखो इट इज, ये गिवन है और ऊपर की चीज किस वजह से? थ्योरम से। तो आप बताइए, बट MPB इज ए पार्ट ऑफ OPB, तो क्या पार्ट होल के लिए भी इक्वल होगा? बट MPB, एंगल MPB किसका ए पार्ट है? इज पार्ट ऑफ OPB and part cannot be equal to, किसके इक्वल नहीं होगा? इक्वल टू, पार्ट इक्वल नहीं हो सकता। सही है, पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू 4। दिस देयर इज ए कंट्राडिक्शन। अब यहाँ विरोधाभास।
So there is a contradiction, hence our initial assumption कि PMO से नहीं पास करेगा, ये गलत सिद्ध हुआ. So our initial assumption itself is wrong. Assumption की spelling देखो यही होगी DS होगा. ऐसा ही होगा. चेक करो सही है. Is wrong. Sorry, TI. Assumption. So PM passes through. तो PM कहाँ से पास होगा बोलो? Passes. सर टी होता है. बताओ. ठीक है. Assumption. T होता है. सही है. अगला सवाल देखें. 6th question. Length of tangent from A at distance 5 centimeter from center of circle. ठीक है. अब आगे देखिए कि Question number 6. Length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter. इस सवाल को समझो, समझना ज़्यादा जरूरी है, करने ज़्यादा. Length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from center is 4 centimeter. Length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from center is 4 centimeter. ठीक है. किसी बाहरी बिंदु से जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, खींची गई स्पर्शजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है. सही है. Length of tangent at a distance 5 centimeter from center is 4 centimeter. सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड. तो उसका जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब बहुत बाद में आ रहा है, बीच में उसके बारे में और एडजेक्टिव दिया है, फ्रेजल एडजेक्टिव. सही. अब देखो तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तुमसे सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि PO पता करो. तो लिखो OP is perpendicular to AP. तो OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज AO स्क्वायर. OP स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर. तो बताइए OP स्क्वायर क्या होगा? -16. तो OP कितना हो जाएगा? OP इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. 7th क्वेश्चन देखिए. 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है. कंसेंट्रिक सर्कल कितना है? एक 3 सेंटीमीटर का है और एक 5 सेंटीमीटर. ये 3 है और यहाँ से मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर ली, ये 5 है. दिस इज 3 सेंटीमीटर रेडियस और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर. मान लीजिए P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो आपसे AB लेंथ पूछ रहा है. ये भी बिल्कुल पहले के जैसे ही है. अब देखो फाइंड AB, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड AB. और गिवन क्या है? अंदर वाले का रेडियस OP इज 3 सेंटीमीटर और OA. अब मुझे बताओ कि सॉल्यूशन देखिए. OP क्यों परपेंडिकुलर है? थ्योरम 10.1. और ये भी बताओ कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम
center to chord bisects the chord। तो मुझे बता दिए 90 भी आपने बोल दिया है और AP को क्या बोल दिया है, BP बोल दिया है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्रायंगल OPA OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इट इज OA स्क्वायर। OP 3 है, AP तो पता नहीं है लेकिन ये पता है, तो AP स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, तो AP कितना हो जाएगा √16, तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो AP है वही क्या BP भी है, यही BP भी है, तो इसलिए AB क्या हो जाएगा AP प्लस BP दैट इज 4 + 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। 8 क्वेश्चन देखिए, 8 तक ही आज कराएंगे और बाकी जो आगे के 5 क्वेश्चन है वो सबके साथ फिर से कराएंगे। ये देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो बाहर खींचा जाता है उसको सर्कमस्क्राइब कहते हैं और जो अंदर होता है उसको इनस्क्राइब कहते हैं। तो ये बाहर खींचा जाएगा, जब सर्कमफ्रेंस पे कोई चीज़ ड्रॉ की जाती है तो क्या कहते हैं सर्कमस्क्राइब। तो पहले ये हमने अलग अलग ये हमने सर्कमस्क्राइब। अब देखो हमारे पास AB CD और PQRS पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जब भी सर्कल का सेंटर होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है 8 क्वेश्चन में कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कमस्क्राइब मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई चीज अंदर है तो उसको इनस्क्राइब कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब एंड सर्कल इज इनस्क्राइब। जो अंदर है वो इनस्क्राइब है और जो बाहर है, जब दो डायग्राम एक दूसरे को क्लैश करें तो अंदर वाले को इनस्क्राइब कहा जाता है, बाहर वाले को सर्कमस्क्राइब। तो बाहर वाली चीज सर्कमफ्रेंस है, जो सर्कमफ्रेंस परिधि होती है। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव अपोजिट साइड का सम। बोलो AP के अपोजिट क्या है CD, इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल CB प्लस BA। बोलो सही है, देख लो ये लिखा AB प्लस CD। प्रूफ देखो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मुझे बताओ AB को तुम क्या कहते हो, AP प्लस BB। AB को क्या कहते हो, यहाँ लेफ्ट वाला लिखा AP प्लस BB। और CD को क्या कहते हो जरा बताओ, वो भी लिखो यहाँ CR प्लस। मुझे ये बताओ AP किसके इक्वल है आदित्य, ये लेंथ किसके इक्वल, जबकि एक्सटीरियर पॉइंट से खींचेंगे दो टेंजेंट है AS। तो मुझे बताइए PB किसके इक्वल है, बताओ PQ। और ये मुझे बताइए CR किसके इक्वल है CQ। और ये भी बताइए DR किसके इक्वल है। इन चारों को ऐड करो और ऐसा मैंने थ्योरम 10.2 से किया है, सही है। सबको जोड़ो, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ो और राइट को राइट में जोड़ो। अच्छा AS देखो, AS के साथ क्या जुड़ेगा, यहाँ देखो DS जुड़ेगा तो AS DS एक साथ लिखो। AS के साथ दूसरी चीज ना लिखो, पहले इसके साथ लिखो AS DS। और BQ के साथ क्या लिखो, लिखा एक साथ ही बस लिखने में, इसको इसके साथ लिखा इसके साथ। ये मुझे बताओ AP प्लस PB क्या है, AB। CR प्लस DR क्या है CD। AS प्लस DS क्या है AD। और BQ प्लस
BC BQ प्लस क्या होना चाहिए? BC CQ क्या चीज़ है ये? CQ ये क्या? BC C that is BC. Hence प्रूव इतना ही रखिए